खिलाफ इस जंग में ये मास्क ही हमारा सबसे बड़ा हथियार है। एक बड़ी खबर इस वक्त की दरभंगा ब्लास्ट मामले से जुड़ी हुई न्यूज 18 की जनक दवी की खबर है कि दरभंगा पार्सल धमाका मामले में गिरफ्तार नासिर से पूछताछ में कई अहम जानकारियां अब सामने आई है। सूत्रों के मुताबिक नासिर ने बताया कि इकबाल खाना ने उसे ऑनलाइन ही बम बनाने की ट्रेनिंग दी थी और उसका मकसद था टाइम बम के जरिए ट्रेन में धमाका करना। इसके लिए डेटोनेटर के फटने से पहले सर्किट को फ्लेम मिलना बहुत जरूरी होता है और उस आग की वजह से ही यह धमाका हो पाता है। और ऐसा हो इसके लिए नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड को मिलाना पड़ेगा। दोनों को कैसे मिलाया जाए, कितनी देर में ये दोनों मिल जाएंगे आपस में, इसके लिए नासिर ने एक रास्ता निकाला और उसे दोनों के बीच यानी इन दोनों एसिड के बीच में कागज रखने के लिए कहा गया। माना यह जाता है कि ऐसा करने पर कागज एसिड की वजह से कुछ ही देर में जलने लगेगा और दोनों एसिड का मेल होगा और तब अचानक एक बड़ा धमाका होगा। इकबाल ने नासिर को दोनों एसिड के बीच में कागज ही रखने के लिए कहा था, लेकिन नासिर ने गलती से दोनों एसिड के बीच में हार्डबोर्ड रख दिया था और इसीलिए यह एक बड़ी आतंकी साजिश नाकाम हो गई थी। लेकिन वो एक छोटा धमाका दरभंगा में हुआ और इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज ने इन आरोपियों को पकड़ लिया है। जनक दवे हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। जनक, अब जबकि पूछताछ लगातार जारी है, क्या और जानकारी इनसे मिल पाई है इनकी साजिश के बारे में? देखिए प्रशांत, पूरे एक नेक्सस को वैसे एक्सपोज कर चुकी है एनआईए की किस तरीके से सीमा पार से पाकिस्तान में लश्कर द्वारा हाफिज सईद के जो गुर्गे हैं उनकी ओर से ये इसको प्लानिंग दी गई और प्लानिंग को जो एग्जीक्यूट करना था उसकी जिम्मेवारी दी गई थी वो इकबाल खाना को दी गई थी। और इकबाल ने सलीम और कफील को उत्तर प्रदेश में जिम्मेवारी दी और सलीम और कफील ने इमरान और नासिर को ये काम सौंपा। तो कुल मिला के कहें कि चेहरे जितने थे इस साजिश के पीछे वो सारे के सारे चेहरे को बेनकाब करने में एनआईए और बाकी जो एजेंसियां हैं, चाहे वो बिहार एटीएस हो, एनआई हो, चाहे सीआईएसएल तेलंगाना हो या यूपी एटीएस हो, तमाम जो राज्यों की पुलिस है वो इस मामले में पूरी तरह से इस साजिश को भंडाफोड़ करने में कामयाब रही है। लेकिन अब कुछ चीजें ऐसी हैं जिनके तार जोड़ने बाकी है, जैसे कि जो पैसे फंडिंग का जो मसला था वो कैसे हवाला के जरिए पाकिस्तान से भेजे गए इकबाल द्वारा, वो एक कड़ी को जोड़ना बाकी है। उसके अलावा लगातार जो इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस को दरकिनार करते हुए पकड़े न जाए, इसके चलते जो इंटरनेट पे जो एप्लीकेशन के जरिए लोग बात कर रहे थे वो कौन सी एप्लीकेशन थी और क्या क्या बातें हुई उसको रिट्राइव किया जा रहा है। क्योंकि कई चीजें हैं जो नासिर और इमरान के घर से एनआईए ने सीज की है, कई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के अलावा कई डॉक्यूमेंट्स भी है जो काफी अहम साबित हो सकती है साजिश को पूरी तरह से बेनकाब करने में। तो अब तक जो साजिश थी एक ट्रेन को बर्निंग ट्रेन बनाने की, उसके सारा का सारा कच्चा चिट्ठा फूट गया है, कह सकते हैं एनआईए ने उसको एक्सपोज कर दिया है और तमाम जो व्यक्ति हैं उनकी भूमिका को लेकर जो सबूत है वो अभी इकट्ठा किए जा रहे हैं, जिसके चलते उनके खिलाफ इस साजिश को कोर्ट के सामने पूरी तरह से रख पा सके। 4 लोगों की गिरफ्तारी हो गई, अलग अलग तरह से पूछताछ हो रही है, 2 लोगों को दिल्ली भी लाया गया है। लेकिन क्या ये इन्हीं 4 लोगों तक पूरी साजिश सीमित थी या इनके अलावा भी इन्हें सपोर्ट करने वाले कुछ लॉजिस्टिक मुहैया कराने वाले लोग रहे होंगे जिन तक अब इन्वेस्टिगेशन एजेंसी पहुंच सकती है और क्या उनकी भी गिरफ्तारी बहुत जल्द हो सकती है? अब जनक, देखिए एनआईए के पास ये पूरी तरह से, चूंकि एनआईए इन तरीके के मामले हमेशा से देखती आ रही है, जब कोई टेरर मॉड्यूल होते हैं तो होता क्या है कि जब सीमा पार से इस तरीके की साजिश को अंजाम दिया जाता है तो हमेशा जो कॉन्स्पिरेटर होते हैं, मुख्य साजिशकर्ता, वो हमेशा ये काम ध्यान रखते हैं कि एक को काम दिया है वो दूसरे को उसके नाम या उसका अता पता ना हो, जिसके चलते आगे की कड़ी को एजेंसियां, भारतीय एजेंसियां उसको सेट ना कर सकें या उसको कड़ियों को जोड़ ना पाए।
तो इन चीजों में यही बात तो हर बार ध्यान रखते हैं, चाहे फंडिंग का मसला हो, चाहे लॉजिस्टिक सपोर्ट का, तो हर एक मॉड्यूल अलग अलग होते हैं। पर यहाँ पर प्रशांत पहली बार इस तरीके से हुआ। इसके पहले भी हमने हालांकि देखा है, जब एजेंसियों ने इस तरीके से मॉड्यूल को जब तोड़ा है, ये सही मॉड्यूल को, तो इसमें सारी कड़ियां जोड़ती जा रही। और यहाँ पर भी यही हुआ कि चाहे आप नासिर की बात कर लीजिए, इमरान की बात कर लीजिए, सलीम की बात कर लीजिए, काफिल की बात कर लीजिए या इकबाल खाना, ये सारे के सारे भले अलग अलग किरदार है, लेकिन सभी गड़ियां अगर उनको पहले था कि ये शायद कोई एजेंसी इसको पकड़ नहीं पाएगी, क्योंकि आप एक राज्य में साजिश को अंजाम देते हैं, दूसरे राज्य में इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है, तो राज्यों के बीच का मामला हो जाता है और फिर साजिश को बंडाफोड़ नहीं हो पाता। लेकिन यहाँ पर एनआईए ने सारी कड़ियों को जोड़ा है और जो उनकी मंशा थी, वो मंशा को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है। और अब कह सकते हैं कि जो प्रमुख 4 लोग पकड़े गए हैं, तो हो सकते हैं इसमें फंडिंग से लेके बाकी लॉजिस्टिक सपोर्ट पहुंचाने वाले लोगों को भी जल्द इसमें किरदार जो है उनकी भूमिका सामने आ सकती है। जनक, ये ब्लास्ट भले ही बिहार के दरभंगा में हुआ, विस्फोटक हैदराबाद के सिकंदराबाद से रेलवे में रखा गया था, लेकिन किस तरह से इसके पाकिस्तान से कनेक्शन जुड़ते दिखाई दिए, अब तक की तफ्तीश में क्या पता चला है? देखिए, एनआईए ने जब चारों लोगों को जब एक के बाद एक गिरफ्तार किया, सबसे पहली गिरफ्तारी इमरान और उसके भाई नासिर की हुई, तो उनकी पूछताछ में ये सामने आया कि इकबाल ने इन सबको रेडिकलाइज किया था और इमरान जो उसका भाई है वो रेडिकलाइज हुआ। सबसे पहले जिसकी भूमिका सामने आई थी वो नासिर की। नासिर बकायदा जो बताया जा रहा है कि वो पाकिस्तान 3 दफा गया, वहां पर उसने ट्रेनिंग भी ली, मुरिद के में लश्कर का जो बेस कैंप है वहां पर उसको ट्रेनिंग भी दी गई और उसके बाद उसको यहाँ पर भेजा और इन चीजों को इम्प्लीमेंट करने के लिए कहा गया। तो सलीम की भूमिका भी सामने आई, जब सलीम को सऊदी में इकबाल का खाना या बाकी लोगों से मिलने जब गया, रईस खाना और इकबाल खाना उनसे मिलने गया, तो उन चीजों में भी कड़ियां सामने आई। तो अब एक के बाद एक सारी की सारी कड़ियां, शायद लश्कर को ये अंदाजा नहीं था कि एजेंसियां जल्दी तक पूरे नेक्सस को भंडाफोड़ कर पाएगी। चारों लोग जब पकड़े गए तब इस तरीके का खुलासा हो पाया और लश्कर की जो साजिश है उसको पूरी तरह से भंडाफोड़ करने में एनआईए सफल रही है। अब इस मामले में जैसे जैसे तफ्तीश आगे बढ़ रही है, क्या ये भी पता चल पा रहा है कि ये फंडिंग कहीं विदेशों से हो रही थी? किस तरह से ये फंडिंग होती रही होगी? क्या इसके बारे में कोई और जानकारी मिल पाई? प्रशांत, अमूमन इस तरह की जब घटनाएं होती हैं तो जो फंडिंग वो सबसे अहम भूमिका होती है, क्योंकि वो ऑफिशियल चैनल से वो नहीं भेजेंगे, क्योंकि ये एक सबूत के तौर पे आरोपी जब पकड़े जाते हैं तो उसमें उसके खिलाफ काम आते हैं। लेकिन ये हमेशा जो इन्वेस्टिगेशन है उसको भटकाने के लिए हवाला के जरिए पैसे भेजते हैं जिसके कोई एविडेंस ना हो। इस मामले में भी यही हुआ है। जानकारी एनआईए को मिली है कि पैसे सीमा पार से यहाँ पर हवाला के जरिए सलीम को भेजे गए थे और सलीम ने नासिर और इमरान को भेजे थे। तो इस कड़ी को भी फिलहाल अभी एनआईए इस मामले की तफ्तीश कर रही है और जो फंडिंग का जो एस्पेक्ट है उसको फिलहाल कड़ियों को एक साथ जोड़ा जा रहा है। जी, मामला ये बिहार के दरभंगा का था, जहां रेलवे स्टेशन में पार्सल में ब्लास्ट हो गया। चंद्रमोहन कुमार हमारे सहयोगी पटना से ही हमसे सीधे जुड़ रहे हैं इस वक्त इस बेहद अहम खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ, और साथ ही साथ संदीप बोल हमारे सहयोगी दिल्ली में मौजूद हैं। चंद्रमोहन, लेकिन अब की पूछताछ जितनी आगे बढ़ी है, क्या और नई जानकारी मिल पाई है? चंद्रमोहन, हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है? हम अपने सहयोगी से फिर एक बार जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन जो सबसे खास बात है ये कि इन 2 आरोपियों को दिल्ली भी लाया गया है। ऐसे में संदीप, खास बात ये कि मामला दरभंगा का था, अब इन्हें दिल्ली लाने का मकसद क्या? देखिए, दिल्ली लाने का मकसद सीधा है कि तार जोड़ने हैं इस पूरे इंसिडेंट को लेकर। खास बात यह है कि एनआईए ये भी इस बात की तफ्तीश कर रही है कि आखिर बिहार के उस दरभंगा को ही क्यों चुना गया, बिहार को ही इस पूरे उसके लिए क्यों चुना गया, क्या ये किस तरीके की साजिश जो है रखी गई है। खास बात यह है कि जिस वक्त ये ब्लास्ट होता है प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे, तो उस वक्त एक शख्स जो है वो वहाँ पे अफरा तफरी के माहौल में घूमता नजर आता है और बात करता नजर आता है। उसके बाद उसका बाद में लोकेशन जो है वो भारत और नेपाल की सीमा के पास मिलता है। तो किस तरीके की साजिश जो है इन्होंने रची थी। 16 घंटे का पूरा ट्रैवल है, सिकंदराबाद से लेकर यहाँ तक का 16 घंटे का ट्रैवल। ऐसे में जब उस दौरान इन्होंने इस तरीके की प्लानिंग किया था कि ब्लास्ट जो है उसको किया जाए पूरे इसी ट्रैक में किसी भी जगह पे,
तो ऐसे में वो शख्स वहां पे पहुंचता है और वहां पे ग्राउंड की रिपोर्ट देता है कि यहाँ पे, क्योंकि जाहिर सी बात है कि अगर वहां से ट्रेन चली है और 17 तारीख तक के बीच में जो है कहीं भी अगर कोई बड़ा ब्लास्ट नहीं हुआ, तो जाहिर सी बात है कि उस बंदे को भेजा गया था वहां पे ये देखने के लिए आखिर क्या हुआ। और उसके बाद जब ये ब्लास्ट होता है तो अब कोशिश एनआईए की यही की जा रही है कि ये सारा मॉड्यूल ये किस तरीके से काम कर रहा था। प्रशांत, जिस तरीके से इन्होंने इस पार्सल बॉम्ब को रिप्लेस किया था, उनके पीछे का सीधा साधा मकसद ये था कि एक बड़ा ब्लास्ट किया जाए और उससे जो है नुकसान हो और एविडेंस भी हाथ ना लगे, क्योंकि अगर पार्सल के केबिन में अगर ब्लास्ट होता है, वहां आग लगती है, उसका असर जो है आगे पीछे वाली बोगियों तक पहुंचता है, तो जाहिर सी बात है कि सारा एविडेंस वहां पे मिट जाएगा। ऐसे में पाकिस्तान इस वक्त इसी तरीके की कोशिशों में लगा हुआ है कि जैसे ऐसे स्लीपर सेल्स को जो एक्टिवेट किया जाए, उनको जो है यहाँ पे कहा जाए कि उनको पैसा दिया जाए, ट्रेन किया जाए और इस तरीके के अटैक को अंजाम देने में, और वो जो है पाकिस्तान जो है उससे बच भी जाए। तो इसीलिए अब कोशिश में ये लगा हुआ है कि इस तरीके से कोई भी अटैक होता है तो उसमें उसका इन्वॉल्वमेंट ना दिखे, और शायद यही वजह है कि इस तरीके का पार्सल बॉम्ब, जो कि काफी पहले इसका चलन में था ये पार्सल बॉम्ब का, अब वो उसको दोबारा से शुरू करने की कोशिश की गई थी कि सबूत भी मिट जाए और जो है उनका जो पाकिस्तान का जो काम है वो भी हो जाए। तो अब शायद जिस तरीके से ये उसकी साजिश जो है नाकाम हुई है, अब कड़ियां जोड़नी शुरू हो रही हैं कि आखिर कब, कहां, किसको कैसे पैसा दिया गया, कहां उन्होंने विस्फोटक इकट्ठा किया और क्या वजह थी कि इसी ट्रेन को चुना गया। और इसीलिए भी इन्हें दिल्ली लाया गया है, क्योंकि ये मामला है तो बिहार के दरभंगा में हुए ब्लास्ट का, लेकिन जो दो आरोपी हैं इमरान मलिक और नासिर, इन्हें अब दिल्ली लाया गया है। और न्यूज़ 18 के चंद्रमोहन कुमार इस पर जो ताज़ा जानकारी दे रहे हैं कि दोनों आरोपियों को पटना से एनआईए की टीम दिल्ली लेकर चली गई और इमरान और नासिर ने एनआईए के दिल्ली मुख्यालय में कई और अहम जानकारियां भी दी होगी, जिनसे पूछताछ लगातार जारी है। इमरान और नासिर को दरभंगा ब्लास्ट के केस में दरअसल हैदराबाद से पहले गिरफ्तार किया गया और दोनों यूपी के शामली के रहने वाले हैं। एनआईए कोर्ट ने दोनों को रिमांड पर भी भेजा है और अब इन्हें दरभंगा से के केस में दिल्ली लाया गया है और यहां पूछताछ इनसे हो रही है। संदीप, यहां जब इनसे पूछताछ हो रही है, किस तरह से पाकिस्तान के साथ कनेक्शन जुड़ता दिखाई दे रहा है? जो अब तक की पड़ताल है, इसमें कौन कौन सी ठोस चीजें सामने आ पाई? ये है कि जो हवाला के जरिए जो पैसा दिया गया था वो सबसे इम्पोर्टेंट है। दूसरा ये है कि एक अक्यूज के मोबाइल फोन में बॉम्ब बनाने का एक क्लिप भी जो है वो आया था। बताया जा रहा है कि वो भी जो है पाकिस्तान की तरफ से दिया गया था। ट्रेनिंग की बात करें वो भी पाकिस्तान से ही आ रही है, लेकिन पाकिस्तान हमेशा से यही कोशिश में लगा रहता है कि जो भी इस तरीके की घटनाएं भारत में वो अंजाम देता है उसमें उसका नाम सामने ना आए, और इसी वजह से जो है उसने इस तरीके की साजिश रचने की कोशिश की कि धमाका भी हो जाए, नुकसान भी हो जाए और उसका नाम भी ना आए, एविडेंस तक ना रहे। लेकिन अब चूंकि सीधे तौर पर तार जुड़ रहे हैं, ईडी इस बात की भी तलाश जरूर करेगी कि ये जो मनी ट्रेल है वो कैसे, कहां से शुरू हुआ, कहां तक खत्म हुआ, क्योंकि जो कॉल डिटेल्स है, कॉल में जो इंट है उसमें ये जरूर पता लगा है कि जो 1,60,000 जो रकम भेजी गई थी, उसके बाद जो है बातचीत में ये भी चीजें सामने आ रही थी कि वो ये दरख्वास्त भी करते नजर आ रहे थे कि छोटा छोटा अमाउंट भेजा जाए, बड़ा अमाउंट जो है वो जल्दी ट्रेस होता है। तो जाहिर सी बात है कि ये सीधे तौर पर पाकिस्तान के साथ जुड़ते हुए तार दिख रहे हैं, और साथ ही पाकिस्तान को ये जरूर पता है कि हमारे जो सुरक्षा के बंदोबस्त है बड़े स्टेशन पे, रेलवे स्टेशन पे, एयरपोर्ट पे, वो बहुत चाक चौबंद है। ऐसे में अगर आरडीएक्स का या किसी मेटल वेपन एक्सप्लोजिव का इस्तेमाल किया जाता है तो वो जाहिर सी बात है कि पकड़ा जा सकता है। तो ऐसे में खास तौर पे कि लिक्विड जो है, एक्सप्लोजिव जो है, उसको ले जाया गया, और जाहिर सी बात है कि ये ऑपरेशन एक ही दिन में प्लान नहीं हुआ है, इसको बाकायदा कई बार छोटी छोटी रिहर्सल भी की गई होगी कि आखिर अगर हम लोग यहाँ तक जाते हैं, उस छोटा सा अमाउंट, अगर छोटा सा लिक्विड जो एक्सप्लोजिव है उसको लेके जाते हैं तो क्या कोई पकड़ता है, क्या पकड़ पाता है। तो पूरा प्लान बनाने के बाद ही इस तरीके की घटना को अंजाम दिया गया। लेकिन अब एनआईए जो है वो इस सब कार्यों को जोड़ रही है कि आखिर ये सारी चीजें, क्योंकि जब चार्जशीट दाखिल होगी उसके बाद ये जरूर सामने आएगा, क्योंकि ये कहा भी जा चुका है कि लश्कर का हाथ इसमें है और भी ज्यादा जो है वो कनेक्शन जुटाए जा रहे हैं। पूरे नेटवर्क की पड़ताल के लिए अब इन्हें दिल्ली भी लाया गया है। लेकिन इस दरभंगा ब्लास्ट मामले में जो नई जानकारी आ रही है वो ये कि एनआईए की टीम अब कफील को लेने के लिए पटना के बेउर जेल पहुंची थी और कफील को धमाके के मामले में यूपी से गिरफ्तार किया गया था, और एक दिन पहले ही
एनआईए कोर्ट ने पूछताछ के लिए रिमांड को मंजूरी भी दे दी है। इसके बाद एनआईए की टीम कफील को पूछताछ के लिए अपने साथ ले गई है। चंद्रमोहन, अब कफील को अगर अपने साथ ले गई है एनआईए की टीम, क्या दिल्ली लाकर के आगे तमाम कड़ियों को सुलझाने की कोशिश भी होगी कि किस तरह से इन्होंने पूरी प्लानिंग की थी? बिल्कुल, देखिए आज सुबह में एनआईए की टीम और एटीएस की टीम बेउर जेल में पहुंची थी, जहां पर कल शाम में न्यायिक हिरासत में जब भेजा गया था कफील, उसके बाद उसको आज सुबह से रिमांड पर लिया गया है और माना जा रहा है कि कई अहम खुलासे हो सकते हैं। हालांकि सुबह से ही उनसे पूछताछ चल रही है और वहीं सलीम जो है उसको भी जल्द ही एनआईए रिमांड पर लेगी और आगे पूछताछ करेगी। सलीम ही इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड है, जो लगातार इकबाल खाना के संपर्क में था और पूरी साजिश रची गई थी। और जो पैसा आया था पाकिस्तान से, वो इसी सलीम के पास 1,60,000 रुपये ट्रांसफ़र किए गए थे। तो ऐसे में जो एनआईए की टीम है वो ये खंगालने की कोशिश कर रही है कि आखिर कौन ऐसा गैंग है जो हवाला के जरिए इस तरह से पाकिस्तान का पैसा फिर यहाँ तक पहुँचाने की कोशिश की सलीम तक, और फिर इसके बाद इस यहाँ से हैदराबाद पैसे को भेजा गया। और क्या सिर्फ 1,60,000 रुपये था या फिर उससे ज़्यादा, या फिर उसके बाद भी कई बार पैसे की ट्रांसफ़र हुई होगी, ऐसा एनआईए को शक है। ऐसे ये में कई सवाल हैं चंद्रमोहन की जिनकी गुत्थी सुलझानी होगी और तब वो ठोस सबूत के तौर पर कोर्ट में भी रखे जाएंगे। लेकिन इस पूरे मामले में जो अब तक की शुरुआती जांच पड़ताल है, उसके आधार पर क्या कहना है पब्लिक प्रोसिक्यूटर का, ये भी हम अपने दर्शकों को सुनवाते हैं। एनआईए को फंडिंग डॉक्यूमेंट्री एविडेंस काफ़ी मिले हैं और उसकी इंटरनेशनल फंडिंग हुई है 1,60,000 का। ये जो आतंकी लश्कर तैयबा उससे हुई है और एविडेंस काफ़ी है एनआईए के पास। तो हम ये चूँकि अंदर इन्वेस्टिगेशन है तो इसको अभी डिस्क्लोज डॉक्यूमेंट्स करेंगे नहीं, और इसको ये सलीम को जुडिशियल कस्टडी में ही है। अभी एनआईए ने उसके हम लोग ने मांगा है ये काफिल का 6 दिन का और 9 तारीख तक मिला है। ये कितनी बड़ी साजिश रची जा रही थी? साजिश तो काफ़ी बड़ी थी और जब ये ब्लास्ट हो जाता तो काफ़ी जाने जाती। आप सोच सकते हैं कितनी अनलकली बच गए, छोटा ही होकर रह गया। चंद्रमोहन, अगर पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी ये कह रही हैं कि बहुत सारे और ठोस सबूत हैं, इसकी तफ्तीश लगातार चल रही है, क्या ये माना जाए कि बहुत जल्द पूरी छानबीन के बाद बड़ा राज फाश हो सकता है इनकी पूरी प्लानिंग के बारे में, साजिश के बारे में? बिल्कुल, जो अब तक इन 4 लोगों से पूछताछ हुई है गिरफ्तारी के बाद, उसमें कई राज हैं जो एनआईए को मिल चुका है और कई ऐसे राज हैं जिसमें कड़ियों से कड़ी जोड़ना अभी बाकी है। और उसमें अहम किरदार जो है वो सलीम है, जिससे पूछताछ जब होगी उसके बाद यह खुलासा हो पाएगा कि आखिर और कितने लोग इस पूरे साजिश में इन्वॉल्व थे, और उसके बाद ये भी पता चलेगा कि कब से ये साजिश रची जा रही थी और साथ ही आगे इन लोगों का क्या प्लान था, ये भी पर्दाफाश हो पाएगा। लेकिन एनआईए के पास एक और जो है अहम किरदार, जो स्टेशन पर जब धमाका हुआ था उस वक्त एक शख्स देखा गया था जो काफ़ी अफरा तफरी में कभी बाहर निकलता था, कभी स्टेशन पर पहुंचता था और कभी जहां ब्लास्ट हुआ था वहां पर पहुंचकर उसको देखता था और फ़ोन पर लगातार वो किसी से बात कर रहा था। तो ऐसे में एनआईए को ये शक है कि वो शख्स लगातार सलीम के संपर्क में था और साथ ही हो सकता है कि किसी और के संपर्क में हो, जो एक जो वहाँ पर धमाका हुआ था, 1-1 मिनट की खबर जब ट्रेन जहाँ से चली थी वहाँ से और दरभंगा स्टेशन तक पहुँचने तक की जानकारी उस शख्स को दे रहा था और अंत में उसका मोबाइल नेपाल और बिहार के बॉर्डर पर मिला। तो ऐसे में उस शख्स की भी तलाश एनआईए कर रही है और हो सकता है कि उसकी जब गिरफ्तारी हो तो ये सब कुछ सामने हो जाए कि आखिर किस तरह से प्लान इन लोगों ने रचा था और फिर वहां से सिकंदराबाद से यह पार्सल बुक किया गया था और इस पूरे ट्रेन को बर्निंग ट्रेन बनाने की प्लानिंग थी। और साथ ही पब्लिक प्रोसिक्यूटर जिनका आपने बयान सुना होगा, साफ तौर पर वो ये मानती हैं कि जब ये प्लान इनका पूरा हो जाता, आतंकी साजिश पूरी हो जाती, तो इन लोगों को करोड़ों रुपए मिलना था और इसके बाद कई ऐसे धमाके ये लोग देश में रच सकते थे, लेकिन उससे पहले ये सब कुछ राजफाश हो गया। बिल्कुल, और इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज ने जो सतर्कता दिखाई है उसके बाद लगातार इनकी धरपकड़ हुई है और अब आगे की इनकी पूछताछ भी जारी है। अपडेट्स आपसे लगातार लेते रहेंगे। लेकिन इस बीच एक और बेहद अहम और बड़ी खबर आ रही है जम्मू से, जहां एक बार फिर से